प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, MLSM कॉलेज दरभंगा। आज का मेरा लेक्चर बीकॉम थर्ड पार्ट के छात्रों के लिए है और उनका जो 7वां पेपर है इनकम टैक्स, उसी के संबंध में मेरा यह दूसरा लेक्चर आज होने जा रहा है। पहला लेक्चर मैंने पूर्ण कर लिया है, उसको मैंने प्रसारित भी कर दिया है, जिसका जो इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स के रूप में, शीर्षक के रूप में प्रसारित है। आप उसे पढ़ेंगे और इनकम टैक्स के प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी आपको वहाँ हो जाएगी। आज लेक्चर सीरीज 2 में मैं भारत में कृषि आय के संबंध में इनकम टैक्स का क्या दृष्टिकोण है, क्या उसकी विचारधारा है, इनकम टैक्स की क्या गणना है, क्या उनकी शर्तें हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% की आबादी कृषि क्षेत्रों में लगी हुई है, अर्थात कृषि पर आधारित है। तो निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश आबादी उससे जुड़ी हुई होती है। और चूँकि हमारे देश का आधार है कृषि, कृषि प्रधान देश भारत कहलाता है, इसीलिए कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी कुछ उपाय कर रखे हैं। अर्थात कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए। इस ख्याल से सरकार ने कृषि आय को आयकर से पूर्णतः मुक्त करके रखा है, मुक्त कर दिया है, जिससे वह प्रोत्साहित हों और अधिक से अधिक पैदावार देश को प्राप्त हो सके, लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार भी मिल सके। इसके लिए सरकार भी तैयार है और उसे टैक्स रिबेट के रूप में या एग्जाम्पशन के रूप में उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 1974-75 के पहले या 1975 तक कृषि आय को, कृषि से संबंधित आय को करदाता के कुल आय में न तो जोड़ी जाती थी और ना ही उस पर कोई कर लगता था। अर्थात कृषि आय बिल्कुल मुक्त था, कर से मुक्त था। कृषि आय में जो भी इनकम होगा वे सारे के सारे इनकम टैक्स से मुक्त माने जाते थे। लेकिन 1974-75 के बाद, कर्मधान वर्ष 1974-75 के बाद से एक थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और वह अमेंडमेंट था कृषि आय पर कर नहीं देना है। कृषि आय को तो निश्चित रूप से एग्जम्प्ट रखना है और आज भी है, एग्जम्प्ट है। लेकिन यदि करदाता को कृषि आय के अलावे अन्य स्रोतों की भी आय है तो उसे हम लोग कुल आय में जोड़ेंगे, टैक्सेबल इनकम में जोड़ेंगे, जोड़ करके एग्रीगेट इनकम बनाएंगे और पुनः कृषि आय को घटा देंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कृषि आय को जोड़ने के बाद करदाता की जो आय बनती है उस पर कर की दर को ज्ञात करने के लिए, रेट ऑफ टैक्स जानने के लिए, अन्य आयों पर रेट ऑफ टैक्स क्या होगा इसे जानने के लिए करदाता के कुल आय में इसे जोड़ा जाता है और पुनः उसे घटा दिया जाता है। जबकि 1975 से पहले न तो जोड़ा जाता था और न ही कर लगता था। अब सिर्फ थोड़ा सा ये इसमें आ गया है, कुल आय ज्ञात करने के लिए यदि करदाता के पास अन्य आय है तो, यदि नहीं है तो पूर्णतः एग्जम्प्ट है। यदि है तो करदाता के कुल आय में उसको जोड़ा जाता है और जोड़ करके पुनः उसे घटाया जाता है। रेट ऑफ टैक्स की जानकारी ली जाती है सर। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए कृषि आय भी है, अन्य स्रोतों की आय 5 लाख
और 2 लाख कृषि आय है। अब यहाँ पहले तो सिर्फ 5 लाख पर ही टैक्स लगता था, 2 लाख पर कोई विचार ही नहीं होता था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, तो रेट ऑफ टैक्स जानने के लिए इसे कुल आय में जोड़ देंगे, अर्थात 5 लाख प्लस 2 लाख बराबर कुल आय उसकी हो गई 7 लाख। और अब उसका टैक्सेशन हम इस प्रकार करेंगे, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, एग्जम्पशन है, तो 2.5 लाख तक एग्जम्पशन है और 2 लाख कृषि आय है। इसका मतलब 7 लाख में से 4.5 लाख तक एग्जम्प्टेड हो गया, 4.5 लाख तक एग्जम्प्टेड हो गया, ठीक। यानी 4.5 लाख यानी 2.5 लाख प्लस 2 लाख जो कृषि आय है 2 लाख, उसको जोड़ दिया तो 4.5 लाख, 7 लाख में से 4.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। प्रथम जो 50,000 है, क्योंकि 5 लाख के बाद स्लैब चेंज करता है, तो प्रथम जो 50,000 है, 4.5 लाख के ऊपर जो 5 लाख के तक में जो है 50,000, उस पर रेट ऑफ टैक्स होगा 5% होगा, 5% होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2,500 होगा, 50,000 का 5% 2,500 हुआ। और 5 से लेके 7 तक का जो इनकम है, क्योंकि टोटल इनकम 7 लाख है, एग्रीकल्चर इनकम को हमने घटा दिया नीचे, 2.5 लाख एग्जाम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम हमने घटा दिया, तो 5 से 7 जो बचा उस पर आप 10% टैक्स देने होंगे। तो 10% का मतलब यहाँ हो गया कि 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, यानी कुल उसे 22,500 रुपये टैक्स देने होंगे। और 1975 से पहले यदि हम ऐसा देखें, उदाहरण के रूप में देखें, तो 5 लाख यदि अन्य स्रोतों की आय है और 2 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, तो 2 लाख पर तो कोई विचार ही नहीं करना है, उसकी इनकम 5 लाख ही मानी जाती और 5 लाख पर उसे टैक्स देने होते। इसका मतलब हुआ कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जो 5% है, 2.5 लाख का 5%, इट मीन्स 12,500 रुपये ही इस टैक्स देने होते। सिर्फ इनकम को जोड़ करके, एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ करके पुनः घटा देने पर रेट ऑफ टैक्स के रूप में जोड़ने के लिए, जानने के लिए 22,500 टैक्स देना होगा, जबकि पहले 1974-75 का निर्धारण वर्ष के पूर्व यह सिर्फ 12,500 ही होता। तो फर्क आ जाता है, सरकार को टैक्सेस मिल जाते हैं अन्य स्रोतों की आय, और सरकार अभी भी कह रही है कि हम एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लेते हैं। और हमने उदाहरण के रूप में बता भी दिया कि 2.5 लाख प्लस 2 लाख जो एग्रीकल्चर इनकम है, दोनों को 7 लाख में से पहले घटा दिया जाता है, और शेष जो आय बचती है उस पर रेट ऑफ जो स्लैब का इनकम का जो स्लैब है, उसके हिसाब जो रेट ऑफ टैक्स है, उसके हिसाब से टैक्स उसको देने होते हैं। तो ये इसका कैलकुलेशन होता है एग्रीकल्चर इनकम का। अब हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम जो इतना महत्वपूर्ण है, यह है क्या, किसको कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। वैसे मुख्य रूप से कहा गया है जो कृषि से जुड़ा हुआ हो। तो सरकार ने, अर्थात इनकम टैक्स ने इस बात को डिफाइन कर दिया है और उसने 3 शर्तें रख दी हैं, अर्थात 3 शर्तें होने पर ही किसी आय को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय कह सकेंगे। कृषि से संबंधित आय को एग्रीकल्चर इनकम कह सकेंगे, तब कहेंगे जब यह 3 शर्तों को पूरा करता हो। यदि यह 3 शर्त पूरा नहीं करता है और किसी क्षेत्र से उसकी आय हुई है, तीनों में से किसी एक को भी पूरा नहीं करता है और किसी क्षेत्र से उसकी आय हुई है, तो वह कृषि आय नहीं मानी जाएगी, वह गैर कृषि आय मानी जाएगी, अर्थात वह टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब हो गया वह टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, उसे अन्य स्रोतों में जहाँ भी होगा उसे टैक्सेबल करना होगा। लेकिन जब कृषि आय प्रमाणित हो जाती है तो उसे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और उसे घटा दिया जाता है करदाता के कुल आय में से। ये शर्तें क्या हैं? इन शर्तों को हम लोग सिर्फ याद रखेंगे, ध्यान पर रखेंगे
तो यह बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला शर्त है कि कृषि भूमि भारत में होनी चाहिए। नंबर 1 शर्त, पहला शर्त कि कृषि भूमि भारत में होनी चाहिए। अर्थात किसी को विदेश में भूमि है और उससे कृषि आय हुई है तो वह यहाँ कोई छूट उसे नहीं मिलेगी, वह कृषि आय के अंतर्गत नहीं आएगी, या अर्थात उसे नहीं घटाया जाएगा कुल आय में से। तो सबसे पहला शर्त और महत्वपूर्ण शर्त है कि वह भूमि, कृषि भूमि भारत के परिधि में होनी चाहिए, भारत में होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि भारत में उस पर लगान या टैक्स दिया जाना होना चाहिए। अर्थात जिसके अधिकार में वह कृषि भूमि है वह उसका मालिक हो, उसने टैक्स दिया हो, वह लगान कटाता हो, लगान देता हो। और हम लोग जानते हैं कि जब जिस ज़मीन पर हम लोग लगान देते हैं, टैक्स देते हैं, वह ज़मीन हमारी होती है। और स्वाभाविक है जब हमारी ज़मीन होगी तो उस कृषि उपज से आय पर हमारे ऊपर विचार किया जाएगा कि वह कृषि आय में होगी या ना होगी। तो कृषि आय में दूसरा शर्त ये हुआ कि उस पर भारत में लगान दिया जाना होना चाहिए, अर्थात उस ज़मीन पर करदाता का स्वामित्व होना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, शर्तें ये हैं कि उस पर कृषि क्रिया की गई होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तब जाके कृषि आय होनी चाहिए, कृषि उपज हुआ हो। कृषि क्रिया का मतलब होता है कि उसे जोता गया हो, बोया गया हो, निकौनी किया गया हो, फर्टिलाइजर दिया गया हो, देखभाल की गई हो, तब जाके उपज की प्राप्ति हुई हो। तो यदि ऐसा है, यह जो महत्वपूर्ण क्रिया है यदि है तो उस आय को कृषि उपज कहेंगे, कृषि आय कहेंगे। तो 3 शर्तें हो गई, एक भूमि भारत में होनी चाहिए, दूसरा उस पर स्वामित्व होना चाहिए, लगान दिया जाना होना चाहिए, और तीसरा कृषि क्रिया करने से आय होनी चाहिए, कृषि उपज से आय होनी चाहिए, वैसा कृषि उपज जिस पर कृषि क्रिया की गई हो, अर्थात बोया गया हो, निकौनी किया गया हो, फर्टिलाइजर दिया गया हो, सिंचाई किया गया हो, जो भी कृषि क्रिया के अंतर्गत आती हैं वह क्रिया होने के बाद ही कृषि से उपज प्राप्त हुई हो। जब यह 3 शर्तें पूरी होती हैं तो आयकर के अनुसार, आयकर अधिनियम के अनुसार यह कृषि आय कहलाती है और तब उस पर एग्जम्पशन की बात होती है। जैसे कृषि क्रिया का मतलब ये हुआ कि हमारी ज़मीन है तो हम निश्चित रूप से उस पर खेती कराएंगे, जोता पाएंगे, सब करेंगे। और बहुत सारे, इसलिए ऐसा इसको इसलिए कहा गया कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिस पर कोई कृषि क्रिया नहीं की जाती है और अपने आप हो जाते हैं। जैसे जड़ी बूटी का जंगलों में हो जाना। मान लो कि हमारे पास कुछ जंगल हैं जिसमें अमूल्य जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, उससे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे ऐसे महंगे पेड़ पौधे होते हैं, चंदन का पेड़, डिफरेंट टाइप का पेड़ ऐसे होते हैं जो लाखों में बिकते हैं। और सपोज उस पर, चूँकि उस पर हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप निकल आता है। जंगली घास होता है उसको बेचने से आय होती है, जंगली पेड़ होता है उसको बेचने से आय होती है, तो उस पर कोई कृषि क्रिया नहीं की गई होती है। तो वह जो कृषि उपज है, वह कृषि आय नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी कि उस पर कोई कृषि क्रिया नहीं की गई है, वह अपने आप हो गया है, अपने आप वह उगा है और उसको हम लोग निकाल करके बाजार में बेचा है और आय की प्राप्ति हुई है। तो इन शर्तों के पूरा न होने के कारण जंगलों से आय यह कृषि के अंतर्गत नहीं हो पाता है, नहीं होता है और छूट नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि यह तीनों शर्तें कृषि आय होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी, जैसे काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने काइंड्स इसके हो सकते हैं। जैसे कृषि भूमि को कृषि काम के लिए हमने दिया है, उससे किराया की प्राप्ति होती है, यह भी कृषि आय के अंतर्गत आएगी।
उसके बाद कृषि उत्पाद को बाजार में बेचने योग्य यदि हम बनाते हैं तो उससे भी जो आय होगी वह कृषि, जैसे चावल, धान से चावल बनाना, हमने धान उपजाया फिर उसको चावल बनाया और बाजार में बेचा, तो यह भी कृषि क्रिया के अंतर्गत आएगी, क्योंकि उसको हमने बेचने योग्य बनाया है। सरसों से हमने तेल निकाला और फिर उसको बाजार में हमने बेचा, उससे आय की प्राप्ति हुई, तो यह भी कृषि क्रिया के अंतर्गत आएगी, यानी कृषि इनकम के अंतर्गत आएगी। यह भी एक टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। कृषि उपज को सीधा सीधी बाजार में बेचने से भी आय होती है, तो वह भी कृषि के अंतर्गत आ जाता है, कृषि आय के अंतर्गत आ जाता है। और ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि फार्म हाउस हम लोग बना लेते हैं, कृषि जहाँ होती है वहाँ हम लोग खेत बना लेते हैं और उसमें कृषि उत्पादों को रखा जाता है, वहाँ भी आय की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। और यदि इसका मकान संपत्ति आय में इसका नहीं किया गया हो तो यहाँ कृषि आय के अंतर्गत इसे छूट मिल जाती है, क्योंकि वह मकान सिर्फ कृषि क्रिया के लिए ही किया गया है। उससे यदि कुछ आय होती है तो वह भी कृषि आय के रूप में मानी जाएगी। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कृषि से संबंधित जो भी आय हैं वह कृषि के अंतर्गत, कृषि आय के अंतर्गत शामिल हम लोग करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि सपोज करो कि हमने गेहूं का फसल उगाया और जब गेहूं पकने को हुआ तो हमने बाजार में बेच दिया, उसे पेड़ को ही बेच दिया, जमीन नहीं बेचा, लेकिन फसल को हमने बेच दिया। अब हमने उसमें गेहूं के लिए सारे कृषि क्रियाओं को किया है, तो वह जो फसल खरीदा है उससे जो हमारी प्राप्ति होगी वह हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। लेकिन जिसने फसल खरीदा वह यदि फसल निकाल करके, गेहूं निकाल करके और उसे बाजार में बेचता है तो वह उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, उसके लिए अन्य इनकम के रूप में या बिजनेस के रूप में, बिजनेस इनकम के रूप में उसे कर देना होगा, दिखाना होगा। फिर दूसरा उदाहरण वो समझ लें कि आम के समय में, अभी आम का समय है, आम के समय में, लीची के समय में क्या होता है, तो हमारे पास लीची का बागान होता है, आम के पेड़ का बागान होता है, उसमें उस पेड़ की देखभाल हम करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसके पेड़ को पानी भी देते हैं समय समय पर, जिससे कि पेड़ सूखे नहीं। और जब उसमें टिकुला का ये आता है, आम फलने की को आता है, मंजर होता है, टिकुला होता है, उसकी देखभाल भी करते हैं। और जब थोड़ा बड़ा आम होता है तो हम पूरे बगीचे को बेच डालते हैं, फसल को बेच डालते हैं, आम को बेच डालते हैं, या कभी कभी मंजर में ही हम लोग बेच देते हैं। तो जो उस मंजर को लेता है, जो पेड़ को आम के लिए सिर्फ लेता है, तो उससे जो हमको प्राप्ति होती है वह मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा। लेकिन वह व्यक्ति जिसने उस बगीचे को लिया है उसमें आम निकलेगा, आम निकाल करके वो बाजार में बेचता है, तो वह उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि उसने कृषि क्रिया नहीं की है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए होने के लिए यह एकदम निश्चित है, महत्वपूर्ण है कि उस पर करदाता एग्रीकल्चर इनकम किया हो, तभी वह उसके लिए कृषि आय बनेगी। अब हम लोग देखें, थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, इस पर ज़्यादातर नोट्स, टिप्पणी वगैरह पूछे जाते हैं प्रश्नों में, परीक्षाओं में, तो इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, इसका मतलब हुआ वो मिश्रित इनकम है, यानी उसमें खेती की भी आय है और बाजार की भी आय है। जैसे सपोज करो चीनी मिल की आय, चीनी मिल बाजार से भी, किसानों से भी गन्ना खरीदता है और अपनी भी खेती कराता है। और जब ऐसा होता है तो अपनी खेती जो कराता है वह तो हो गया एग्रीकल्चर, क्योंकि उसने कृषि क्रिया की है उस पर।
और बाजार से जो खरीदा है उस पर तो कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि उसने कृषि क्रिया नहीं की है। तो एक चीनी मिल की आय में दोनों इनकम शामिल होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कितना भाग उसका एग्रीकल्चर होगा और कितना भाग उसका नॉन एग्रीकल्चर होगा, यानी कर योग्य होगा। तो यहाँ सुविधा के लिए एक फार्मूला अपनाया जाता है। कृषि मिल की कुल आय में से जो स्वयं खेती करने से गन्ना हुआ है उसका बाजार मूल्य घटा दिया जाता है, औसत बाजार मूल्य घटा दिया जाता है, उसे कृषि आय मान ली जाती है। और शेष इनकम जो होगा वह नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी बिजनेस इनकम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, यदि किसी चीनी मिल की कुल आय 10 लाख रुपए है सालाना, तो उस 10 लाख, और खुद उसने खेती भी की है, तो खेती जितने भागों में की है, जितना उसने टन गन्ना उपजाया है अपने खेतों से, उसका बाजार मूल्य यदि 2 लाख रुपए हैं और शेष गन्ना बाजार से बाहर से किसानों से खरीदा है, तो 10 लाख में से वह जो अपने उत्पादों का जो औसत बाजार मूल्य है 2 लाख रुपया, उसको घटा दिया जाएगा, यानी उसे कृषि आय मान लिया जाएगा। और शेष आय जो 8 लाख बचे हैं उसी पर टैक्स लगेंगे बिजनेस इनकम के अंतर्गत। तो इस तरह हमने देखा कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होने पर खास करके चीनी मिलों की आय में इस तरह का कैलकुलेशन किया जाता है। दूसरा हम लोग देखें चाय कंपनी। चाय कंपनी भी उसमें खुद खेती भी करवाता है, जैसे टाटा की अपनी खेती से उपज निकाली गई चाय प्रचार में भी आता है लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, और होता भी है ऐसा। और ऐसा इसलिए कि एक बार यदि चाय की खेती की जाती है, पौधे उगाए जाते हैं, उससे सिर्फ एक ही साल में सारे पत्ते नहीं निकल जाते, साल 2 साल 3 साल तक पत्ते निकलते रहते हैं। तो अपनी जो खेती होती है और बाजार से भी पत्तियां खरीदी जाती हैं, जिससे मिल में प्रोसेसिंग करके चाय बनाई जाती है। तो यहाँ भी दोनों इनकम है उसके साथ जुड़ा हुआ। अपने बगानों की भी चाय है और मार्केट से खरीदा गया भी चाय है, चाय की पत्तियां हैं, जिसे मिल में प्रोसेसिंग करके 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी के पैकेट के रूप में या क्विंटल के रूप में बाजार में बेचा जाता है चाय कंपनी के द्वारा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि एक चाय कंपनी के पास, एक चाय कंपनी की जो आय कुल आय होगी उसका कौन सा भाग कृषि आय होगा और कितना भाग कृषि आय नहीं होगा, यानी टैक्सेबल होगा। तो यहाँ चूँकि थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इसलिए कितना क्या भाग होना चाहिए कैलकुलेशन करना आसान नहीं था, इसलिए सरकार ने, इनकम टैक्स ने एक फार्मूला तय कर दिया और कह दिया कि 60-40 का रेशियो, यानी एक चाय मिल की कंपनी की जो आय होगी उसका 60% एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा और उसका 40% नॉन एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा। यानी एक चाय कंपनी को यदि 1 करोड़ का सालाना की आय होती है तो उसका 60 लाख रुपया एग्रीकल्चर इनकम के रूप में उसे घटा दिया जाएगा और 40 लाख रुपया वह बिजनेस इनकम हो जाएगा, यानी उसको टैक्स 40 लाख पर ही देने होंगे। कुल 1 करोड़ में से 40 लाख पर ही टैक्स देने होंगे, 60 लाख घटा दिया जाएगा एज ए एग्रीकल्चर इनकम। ठीक ऐसा ही हम लोग देख लें कॉफ़ी के क्षेत्र में भी। कॉफ़ी जैसे चाय की उपज होती है वैसे कॉफ़ी की भी उपज उपजाई जाती है, अपनी खेती भी होती है और बाज़ार से भी खरीदा जाता है, उसे मिल में प्रोसेसिंग करके कॉफ़ी बनाई जाती है। तो यहाँ रेशियो रखा गया है 75% और 25% का, यानी 75% एग्रीकल्चर इनकम होगा, यानी उसको कोई टैक्स देना नहीं है, और 25% बिजनेस इनकम होगा, नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगा, जिस पर सरकार को टैक्स देने होंगे। ठीक ऐसे ही रबर के क्षेत्र में भी देख रहे हैं, रबर का भी पेड़ होता है, पेड़ से उगाया जाता है, पेड़ से निकाला जाता है ये रबर, और बहुत सारे रबर कंपनी के पास भी होते हैं और बहुत सारे बाज़ार से खरीदे जाते हैं। रबर के गोंद, उसके जो लस्से होते हैं बाज़ार से, चूँकि पेड़ से निकलते हैं, वो खरीदे जाते हैं।
तो यहाँ भी एक क्लियर कट पॉलिसी अपना लिया गया कि 65% और 35%। 65% एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा, यानी कोई टैक्स देना नहीं होगा, और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा, अर्थात उस पर सरकार को टैक्स लोगों को देने होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने समझा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या इसकी शर्तें हैं, किसको एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे और किसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। कुछ अपवाद भी हैं इसके, जैसे कृषि से जमीन से जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है, उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं, जबकि देखने में लगता है कि यह भी ज़मीन का ही प्रोडक्ट है, ज़मीन से ही निकला हुआ प्रोडक्ट है। उदाहरण के रूप में ले लें कि खान पत्थरों की आय, माइंस का जो क्षेत्र होता है वहाँ भी ज़मीन से ही, खदान से ही निकाले जाते हैं, लेकिन वह एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता है। जहाँ कृषि उत्पादों को बेचा जाता है, बाजार हाट, वह पूर्णतः कृषि पर आधारित होता है, वह बाजार या गांव का हाट, तो उससे जो होने वाली आय होगी वह भी कृषि आय नहीं मानी जाएगी, इसे गैर कृषि आय मानी जाएगी। उसके बाद हम लोग देखें सिंचाई के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं, यदि आपने बहुत सारी खेती आपकी है तो आप सिंचाई के लिए बोरिंग करवा लिए, अपना भी खेती करते हैं, दूसरों को भी आप देते हैं। यदि सिर्फ आपने दूसरों को ही के लिए ही आपने बोरिंग करवाया है और उससे आप पैसे की कमाई करते हैं सिंचाई करके, तो वह कृषि आय नहीं मानी जाएगी। भले ही आपने कृषि के लिए ही किया हो, लेकिन आप उस पर अपनी कमाई कर रहे हैं पानी को बेचने से, इसलिए यह कृषि आय नहीं मानी जाएगी। उसके बाद यदि स्वयं कोई घास वगैरह उग जाता है, पेड़ पौधा आ जाता है, तो उसको भी, जैसे बांस का है, बांस होता है, बड़े बड़े जंगली घास होते हैं, उसको भी चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, फिर भी वह एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि उस पर कोई कृषि क्रिया नहीं होती है, फलता वह एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। मछली, मखाना इत्यादि जो होते हैं वह भी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है, वह पानी में उसकी खेती की जाती है और उसे फिर उत्पादन करके बाजार में बेचा जाता है। तो यह भी कृषि उत्पाद होते हुए भी, कृषि क्षेत्र से होते हुए भी यह एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है, अर्थात इस पर कर देने होते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। कभी कभी हम लोग खेतों में मिट्टी का प्रयोग करते हैं ईंटा बनाने के लिए, किसी भट्ठे कम वाले को दे देते हैं कि आप मिट्टी निकाल के ईंटा बनाइए। तो ईंटा का निर्माण करना भी मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है, ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो आय होगी, वह जो आय होगी, यदि हम अपनी ज़मीन किसी भट्ठे वाले को देते हैं, उससे जो हमको जो आय होती है, तो वह कृषि आय नहीं मानी जाएगी, वह बिजनेस इनकम माना जाएगा, यानी अदर इनकम माना जाएगा। और भी हमने कहा खड़ी फसल को बेचने से भी जो आय होगी, तो क्रेता के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। कोई भी खड़ी फसल को यदि हम बेच डालते हैं, तो प्रथम जो इसने खेती की है उसके लिए तो एग्रीकल्चर इनकम होगा, लेकिन जिसने क्रय किया है उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। डेयरी फार्म, मुर्गी पालन इत्यादि से आय, यदि ऐसी आय है, डेयरी फार्म है, वो भी माना जाता है कि ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है भी है, लेकिन फिर भी उसे कृषि आय नहीं मानी जाती है। यदि कृषि भूमि को किराए पर हमने लगा दिया है और उससे कोई बकाया ब्याज है, वह भी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से हमने देखा कि इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कृषि से होते हुए भी कृषि आय नहीं होते हैं, कृषि आय नहीं कहलाते हैं। तो आज के इस विशेष लेक्चर में हमने देखा, हमने समझा कि कृषि आय क्या है, क्या शर्तें हैं इसकी, क्या इसके अपवाद हैं, और अंशतः कृषि आय क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। खास करके हमने ये भी समझा कि कृषि आय को कैसे हम लोग कुल आय में जोड़ते हैं और एग्रीगेट इनकम बनाते हैं, और फिर उसमें से एग्जम्पशन, जो एग्जम्प्ट लिमिट है
उसमें जोड़ करके घटा देते हैं कुल आय में से, और सिर्फ रेट ऑफ टैक्स जानने के लिए किस तरीके से रेट ऑफ टैक्स जानेंगे, इस पर भी हमने आज चर्चा की, इसको भी हम लोगों ने समझा। मैं समझता हूँ यह लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मेरा तीसरा इनकम टैक्स पर सीरीज ऑफ लेक्चर आएगा, फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर को मैं लाऊंगा मैं, तो फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। आज के इस विशेष लेक्चर के लिए, इस सीरीज़ नंबर 2, लेक्चर सीरीज़ नंबर 2 के लिए सुनने के लिए आप लोगों को लाभ उठाएंगे निश्चित रूप से। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।